नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर कभी बर्फ से ढकी हुई थी? आज हम एक ऐसी प्राकृतिक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पृथ्वी के इतिहास में कई बार घटित हुई है। इस घटना का नाम है आइस एज या हिमयुग भी कहा जाता है। आइस एज का युग एक ऐसी सीमा होती है जब पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक जाता है, जिनमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान लंबे अरसों के लिए कम हो जाता है, जिससे महाद्वीपों के बड़े भूभाग पर हिमानियां, दूसरे शब्दों में कहे तो ग्लेशियर, फैल जाते हैं। ऐसे आइस एज पृथ्वी पर बार बार आए हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भविष्य में भी आते रहेंगे। आखिरी हिमयुग अपनी चरम सीमा पर अब से लगभग 20,000 साल पूर्व था। माना जाता है कि यह हिमयुग लगभग 12,000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनलैंड और एंटार्कटिका पर अभी भी बर्फ की चादरें होने का अर्थ है कि यह हिमयुग अपने अंतिम चरणों पर है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब यह युग अपने चरम पर था तो उत्तरी भारत का काफी क्षेत्र हिमानियों की बर्फ की मोटी तह से हजारों साल तक ढका हुआ था। आइस एज का युग कितने समय तक रहता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पृथ्वी का तापमान कितना कम होता है। कुछ आइस एज का युग केवल कुछ 100 सालों तक चला है, जबकि कुछ आइस एज का युग लाखों सालों तक चला है। आज हम आपको आइस एज का युग के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आइस एज युग पृथ्वी पर कैसे असर डालता है। इससे पहले हमें जानना होगा कि सभी चीजें एक चक्र में घूमती हैं। एक सरल विचार है, लेकिन यह एक शक्तिशाली विचार भी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात का चक्र बनता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे ऋतुओं का चक्र बनता है। तारे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं और फिर मृत पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इन सभी चक्रों को समझना हमें ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सब एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा हैं और कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानें आइस एज के युग के बारे में। तो सबसे पहले आपको उस शख्स के बारे में जानना चाहिए जिसने अपना पूरा जीवन आइस एज के बारे में जानकारी हासिल करने में समर्पित कर दिया। मिलुटिन मिलनकोविच उस इंसान का नाम है। मिलनकोविच का जन्म 28 मई 1879 को दलज, ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था और उनका निधन 12 दिसंबर 1958 को बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। वह एक सर्बियाई खगोल शास्त्री और भूभौतिकीविद थे। उन्होंने वियना विश्वविद्यालय में भौतिकी और गणित का अध्ययन किया और 1909 में पीएचडी प्राप्त की। उन्होंने बेलग्रेड विश्वविद्यालय में खगोल भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में काम किया। मिलनकोविच ने अपना करियर पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण के मौसमी और अक्षांशीय बदलावों के आधार पर जलवायु के गणितीय सिद्धांत को विकसित करने के लिए समर्पित किया। उन्होंने पाया कि पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में मामूली परिवर्तन पृथ्वी पर प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा और वितरण को बदल सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में मामूली परिवर्तनों के कारण जलवायु परिवर्तन के बारे में एक सिद्धांत विकसित किया, जिसे मिलनकोविच चक्र, मिलानकोविच साइकिल्स कहा जाता है। मिलनकोविच चक्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार पृथ्वी की कक्षा सूर्य के चारों ओर गोल सर्कल नहीं, बल्कि एक अंडे के आकार की है। इस अंडे के आकार में लगभग 100,000 वर्षों में एक बार परिवर्तन होता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप जो पीले रंग का घेरा देख रहे हैं वह सूर्य है और उसके चारों ओर घूम रही हमारी पृथ्वी है। जब पृथ्वी की कक्षा अधिक अंडे के आकार होती है तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अधिक अंतर होता है। आप समझ सकते हैं कि जब आप आग के सामने बैठे हो तो अधिक गर्मी मिलती है और थोड़ा दूर बैठेंगे तो कम गर्मी मिलती है। उसी तरह जब धरती सूरज के पास घूमती है तो पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और सूरज से दूर घूमती है तो धरती पर कम रोशनी के कारण पृथ्वी बर्फ की चादरों से ढक जाती है। पूरा चक्र पूरा करने में 1,000,000 वर्ष लगते हैं। आइए आगे दूसरा कारण देखें। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, जिसे अक्षीय झुकाव या एक्सियल टिल्ट कहते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। इस झुकाव के कोण में लगभग 41,000 वर्षों में एक बार 22.1 से 24.5 डिग्री के बीच परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अधिक होता है तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और ठंडी ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है।
सूरज की किरणें कम होगी वहां पे बोहत ठंड होगी, और ज्यादा किरणें होगी वहां पे बोहत ज्यादा गर्मी होगी। तीसरा और आखिरी पृथ्वी की पूर्वता, प्रिसेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह घूमती है। इसे एक घूमती हुई बॉल भी कह सकते हैं। इस धुरी की दिशा में लगभग 26,000 वर्षों में एक बार पूर्ण परिवर्तन होता है। इससे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में गर्मी और ठंडी ऋतु का समय बदल जाता है। ये तीनों कारण है जो आइस एज के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। ये मैंने सभी दर्शकों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, जिसे आप बेहतर समझ पाए होंगे। मिलनकोविच चक्र जलवायु परिवर्तन का एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिलनकोविच चक्रों ने पिछले हिमयुगों और अंतर्गालों के पैटर्न को निर्धारित किया है। मिलनकोविच का काम जलवायु परिवर्तन को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनके शोध ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की है कि जलवायु प्राकृतिक रूप से कैसे बदलती है और मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। मिलनकोविच एक सिद्धांत है। इसे सर्बियाई भूभौतिकविद और खगोल शास्त्री मिलुतिन मिलांकोविच के नाम पर रखा हुआ है। हमें मिलनकोविच चक्रों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिलनकोविच चक्र बहुत लंबे और धीरे धीरे होते हैं। ये चक्र हजारों और लाखों वर्षों तक चल सकते हैं। मानव इतिहास की तुलना में ये चक्र बहुत लंबे हैं, इसलिए मनुष्य उन्हें सीधे अनुभव नहीं कर सकते हैं। मिलनकोविच चक्र पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन के लिए एक कारक हैं। हालांकि वे हालिया तापमान वृद्धि के लिए मुख्य कारक नहीं हैं। हालिया तापमान वृद्धि के लिए मुख्य कारक मानव गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना और वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ये गैसें पृथ्वी की गर्मी को फंसा लेती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। 1850 के बाद से पृथ्वी का वैश्विक औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया है। इसके अलावा हाल के वैज्ञानिक आकलन से पता चलता है कि 2030 तक पृथ्वी के और आधा डिग्री सेल्सियस गर्म होने की उम्मीद है। ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम की चरम घटनाएं अधिक आम हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं। अपनी कार से कम यात्रा करें और सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने का उपयोग करें। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें। अपने घर को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए उपाय करें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करके हम ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। वनों की कटाई को रोकें। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो एक ग्रीनहाउस गैस है। वनों की कटाई को रोककर हम ज्यादा पेड़ लगाकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल वार्मिंग एक जटिल समस्या है और इसके लिए कोई आसान समाधान नहीं है। हालांकि हम सभी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। हम सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह छोड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपको दुनिया के बारे में नई चीजें सिखाना और आपको चौंकाना है। हम हर तरह के विषयों को कवर करते हैं, इतिहास, विज्ञान, संस्कृति और बहुत कुछ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं, जिसे हम आपको बेहतर जानकारी दे पाए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आप मेरे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरी नई वीडियो के बारे में सूचना मिल जाएगी।